हाँ, तो गाइज हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं, थर्मल कंप्लीट हो चुका है और हाइड्रो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो आपका जो अगला बचा है वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आपका थर्मल है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर भी बनते हैं, हाइड्रो के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे वो हेड के अकॉर्डिंग पूछ लेगा कि प्रोपेलेन कौन सा है, कैप्लेन कौन सा है। क्लियर है? स्पेसिफाइक स्पीड किसकी ज्यादा है, किसका कम है, अगर हेड इतना हुआ तो वो कौन से टाइप की टरबाइन होगी। क्लियर है? और उसके अलावा आपके जो थर्मल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे इकोमनाइजर क्या कर रहा है। क्लियर है? बॉयलर का क्या काम होता है। ठीक है, कि आपका कोल के जो होता है वो किसके रूप में यूज में लिया जाता है, मतलब फ्यूल क्या होता है आपका। ठीक है, आपका जो जनरेटर है उसमें आपका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वन लाइनर के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, तो बेटा ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक बार पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, जो अपना प्रीवियस ऑफलाइन क्लास थी उसके बारे में मैंने बात की थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्चुअल में यूज क्या है और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा जो यूज में लिया जाता है, मैंने आपको एटम बम का एग्जांपल दिया था। सही बात है नहीं है, कि किस तरीके से ये काम करता है, चेन रिएक्शन आप जानते ही हो। ठीक है, तो बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आपका फ्यूल होता है ना उसमें यूज लिया जाता है आपका यूरेनियम। क्या यूज में लिया जाता है? यूरेनियम। ठीक है, ये होता है आपका 92U235। ठीक है, तो यूरेनियम यूज में लिया जाता है। आप जानते हो यूरेनियम क्या होता है, तो यूरेनियम बेटा ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सही बात है नहीं है? तो यूरेनियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सही बात है, जिसका यूज आपके बम वगैरह बनाने में किया जाता है। अब देखो आप जानते हो बम को जब फोड़ देते हैं ना कहीं, तो आसपास के बहुत सारे रीजन को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सही बात है नहीं है? मतलब उसके पास में एक बहुत तगड़ी एनर्जी होती है, वो जैसे ही फटता है उसको कंट्रोल करना, फटने के बाद उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सही बात है, कंट्रोल नहीं होता वो। क्लियर है? और बहुत सारे रीजन को वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से समझना, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी जो रिएक्शन होती है ना वो रिएक्शन काफी खतरनाक होती है बेटा। कैसी होती है, तो अगर मान लो आपका ये जो यूरेनियम है जो आपका 92U235 है, ओके, अगर इस पे कोई एक न्यूट्रॉन, अगर इसके ऊपर क्या हो जाए, एक न्यूट्रॉन अगर आके इससे टकरा जाए, तो जैसे ही इससे एक न्यूट्रॉन टकराता है ना, तो बेटा ये क्या होता है कि ये आपके दो अणुओं में टूट जाता है, Ba में और Kr में, बैरल में और क्रिप्टॉन में। क्लियर है? तो ये क्या करता है, ये दो अणुओं में टूट जाता है। सही है? अब ये दो अणुओं में टूट जाता है वो तो ठीक है, क्लियर है, बट क्या करता है बेटा, ये साथ के साथ में यहां से क्या करता है, 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस करता है। सही है? अब देखो यहां पे एक था, एक जब इससे टकराया तो रिएक्शन हुई ऐसी। अब इसने क्या किया, इसने 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस कर दिया। सपोज दैट पहला ये रहा, दूसरा एक न्यूट्रॉन ऐसा रहा और तीसरा एक न्यूट्रॉन ये रहा। हो गए 3 न्यूट्रॉन। अब ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे जाके फिर से क्या करेंगे, यूरेनियम से टकराएंगे, फिर से यूरेनियम से टकराएंगे, फिर से यूरेनियम से टकराएंगे। सही बात है नहीं है? तो फिर ये यूरेनियम से टकराएंगे तो फिर ये अगेन 2 में टूट जाएगा और फिर से क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से करेगा कि नहीं करेगा बताओ? ये भी इस तरीके से ऐसे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ऐसे, और इसी तरीके से यहां से फिर से क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अभी तीनों फिर आगे जाके क्या होंगे, यूरेनियम से टकराएंगे, फिर और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है नहीं है? तो बेटा इसको बोला जाता है चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको जितना टाइम दे दिया गया ना वो उतना ही ज्यादा फैलता हुआ चलता है। देखो एक से शुरू में एक था, एक से फिर हुए 3 से फिर कितने हो गए, 3 6 9। सही बात है नहीं है? फिर 9 into 9 into 9, मतलब ये 3 जो होंगे, ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, 9 into 9 into 9, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। क्लियर है नहीं है? तो चेन रिएक्शन होती है ना, ये बहुत फास्टली वर्क करती है, और दूसरी बात इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सही बात है नहीं है? ओके, तो पहले क्या हुआ था, पहले तो कभी सोचा नहीं गया था कि भाई इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। सही बात है नहीं है? तो इसको किसके लिए यूज में लिया जाता था, तो इसको यूज में लिया जाता था बम वगैरह बनाने के लिए, कि एक बार आप लोगों ने बम को फटने के लिए छोड़ा तो वो इस तरीके से कुछ फटेगा, बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगी और वो आसपास के एनवायरनमेंट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सही बात है नहीं है? फिर साइंटिस्ट वगैरह ने सोचा कि यार इसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा है,
ये एनर्जी इस तरीके से बहुत ज्यादा यूज में हो रही है, ऐसे फैल रही है ये एनर्जी। क्लियर है? क्या इस एनर्जी का हम ऐसा यूज ले सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से काम आए? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि बम को तो तुम डेली कहीं भी कहीं फोड़ोगे, सही है? तो बम तो यूज में आता नहीं है डेली। क्लियर है? ऐसी जगह पे इसका यूज में लिया जाए जो ये एनर्जी जो हो वो पब्लिक के लिए भी थोड़ा यूज में आए। ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? कंट्रोल कर लिया जाए, तो हो सकता है किसी अच्छे काम में इसका यूज में लिया जा सके। सही बात है नहीं है? अब कंट्रोल कैसे करें? अरे भाई एक बात सोचो, जब एक न्यूट्रॉन यहां से टकराया तो इसमें कुछ अणु दिखे, और यहां पे अणु जब ये टकराएगा दो पार्ट में, जब कोई चीज टूटती है तो क्या निकलती है? यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सही बात है नहीं है? ओके। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक न्यूट्रॉन से अगर बेटा यहां पे एक ही न्यूट्रॉन बनता ना, तो आगे जाके भी एक ही रिएक्शन होती, फिर आगे जाके भी एक ही होती, फिर आगे जाके भी एक ही होती। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ एक से तीन बन रहे हैं, फिर वो तीन गुना चल रही है, फिर वो तीन बना रहे हैं। ठीक है? तो ये फैलती जा रही है। अगर इसके फैलने को मैं कंट्रोल कर सकूं तो इसको मैं अच्छे कामों में यूज में ले सकता हूं। सही बात है नहीं है? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा करना चाहिए कि अगर किसी तरीके से इसमें आने वाले तीन न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन की मैं आगे रिएक्शन करवा दूं, और बचे हुए जो बेटा अगर दो न्यूट्रॉन है, अगर इन दो न्यूट्रॉन को मैं क्या कर सकूं? कंज्यूम कर सकूं। क्या कर सकूं? रिएक्शन से कंज्यूम कर लूं, और बचे हुए एक न्यूट्रॉन को मैं आगे भेजूं रिएक्शन करने के लिए, तो क्या ये कंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सही बात है? फिर क्या इस एनर्जी का मैं अपने हिसाब से यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्लियर है? ओके। तो ऐसा काम किया बेटा, एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया था। क्लियर है? एक कॉलेज का प्रोफेसर था, उसने ऐसा काम किया था। तो उसने फिर क्या किया, इस एनर्जी को, देखो करना क्या है, बस बड़ा सिंपल चीज है, ध्यान से रखना। कैसे करके मुझे इसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। इन दो न्यूट्रॉन को मुझे क्या कर लेना है? कंज्यूम कर लेना है, और एक न्यूट्रॉन से मुझे क्या करानी है? आगे रिएक्शन करवानी है। क्लियर है? तो यहां पे कंट्रोल करना ही बेसिक फिनोमेना है। और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? बस सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों से यहां से क्या होता है? अराइज होता है। क्लियर है नहीं है? वेरी गुड। तो इसका काम देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं आप लोगों को डायग्राम बना देता हूं। ये क्लियर है सबके? चेन रिएक्शन। ओके। हाँ, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या कैसा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ओके, एक बार मैं प्लांट बना देता हूं। ओके, तो आप लोग समझ लेना। ठीक है? ओके, ठीक है। तो डायग्राम आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ओके, तो देखो बेटा, ये होता है आपका रिएक्टर। ओके, जहां पे आपकी क्या कराई जाती है? रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है? अब देखो किस तरीके से होता है, तो ध्यान से समझ लेना एक बार। इस तरीके से क्या होता है, इसमें यहां पे इस तरीके से और इस तरीके से दोनों ही होती, यहां पे बहुत सारी प्लेट्स होती है, मतलब रोड की तरह। ठीक है? इस तरीके से बहुत सारी होती है। ठीक है? एक ही जगह पे 100-150 के आसपास इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे क्या होती है? प्लेट्स होती है। ठीक है? ये किसकी बनी होती है? तो ये होता है बेटा आपका यूरेनियम की। ठीक है? ये किसकी बनी है? तो ये बनी है यूरेनियम की, मतलब ये आपका फ्यूल है। ठीक है? जिसको आपको क्या कराना है? रिएक्शन करवानी है। ठीक है? तो ये आपका फ्यूल है। अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्यूल डाल दिया। अगर यहाँ पे अगर आप लोग न्यूट्रॉन से इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है चेन रिएक्शन होने वाली है, और चेन रिएक्शन जबरदस्त होने वाली है। अब आपका पर्पज क्या है? आपका पर्पज ये है कि इसमें होने वाली चेन रिएक्शन को क्या करना? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। क्लियर है नहीं है? तो क्या किया जाता है? इसकी वजह से, इसको कंट्रोल करने की वजह से यहाँ पे दो छड़ें लगाई जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो बेटा ये जो छड़ें होती है ये कहलाती है आपकी कंट्रोल रोड्स।
क्लियर है नहीं है? ये क्या करेगी, तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे उसमें से 2 को क्या करेगी, ये कंज्यूम कर लेगी, सही है, और बचे हुए 1 से क्या करेगी, आगे रिएक्शन करवाएगी, सही बात है नहीं है? ओके, तो इसने 2 को तो क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब एनर्जी क्या हो रही है आपकी, प्रोड्यूस हो रही है, सही बात है नहीं है? अब वो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए और उसका बिहेवियर कितना होना चाहिए, या ये जो चेन रिएक्शन चल रही है ना, ये कितनी फास्ट चले और कितना स्लो चले, तो उनको बनाने के लिए बेटा यहां पे 2 छड़ें और लगाई जाती है, और इन छड़ों को बोला जाता है मॉडरेटर। क्या बोला जाता है, मॉडरेटर। ये क्या करता है, अब देखो, एक रिएक्शन हुई, एक न्यूट्रॉन बना, वो फटाक से दूसरे से रिएक्शन करेगा, अगला बनाएगा, अगले से रिएक्शन करेगा, अगला बनाएगा। अब ये जो प्रोसेस हो वो कितना फास्ट होना चाहिए या कितना स्लो होना चाहिए? अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप उसको स्लो करो, अगर स्लो हो रहा है तो उसको फास्ट बनाओ, सही बात है नहीं है? तो ये जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है, मॉडरेटर करता है। कौन करता है, मॉडरेटर करता है। समझ में आई बात? अरे समझ में आई, क्लियर है? ओके, अब यहां से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को आप लोग कहां भेज देते हो बेटा, इस बॉक्स में भेज देते हो, यहां से इस तरीके से, सही बात है नहीं है? यहां पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये आपकी भरी हुई होती है। देखो काम पूरा का पूरा अब वैसा ही होना है जैसा आपका थर्मल पावर प्लांट में था, ठीक है? सोचो वहां भी क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे, सही बात है नहीं है? तो वही वाला सिस्टम है, यहां से ये इसमें जाएगा, वही आपकी क्या है, पाइपलाइन है, और इसमें आपका क्या होता है, क्या होनी है, इसमें आपकी स्टीम होनी है। क्या होनी है, इसमें आपकी स्टीम होनी है, सही बात है नहीं है? अरे क्लियर है ना? तो बेटा ये यहां से जाता है, इसको बोलते हैं बेटा हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं इसको, हीट एक्सचेंजर। मतलब यहां से हीट इसमें जाती है, इससे किस में जाती है, स्टीम प्रोड्यूस करती है। बेटा ये स्टीम जाएगी आगे और जनरेटर को क्या करेगी, घुमाएगी। सबसे सिंपल डायग्राम है इसका, सही बात है नहीं है? कोई परेशानी है ही नहीं, बल्कि सबसे सिंपल चीज है। इसमें मेन जो काम है वो किसका है बेटा, इस रिएक्टर बॉक्स का ही मेन काम है इसमें, क्लियर है? ये एनर्जी को आगे भेजेगा, ये हीट एक्सचेंजर होगा, और ये स्टीम को आगे कहां भेज देगा, जनरेटर के पास में भेज देगा। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है ही नहीं, पूरा सिंपल है। बस आप लोगों को क्या याद रखना है, एक इसमें क्या होता है बेटा, कंट्रोल रोड होती है, दूसरा क्या होता है, मॉडरेटर होता है। ध्यान रखना, ये आपका फ्यूल जो बना होता है वो किसका होता है, यूरेनियम का बना होता है बेटा, सही बात है नहीं है? अब आप लोगों से वो क्या पूछता है, तो बेटा आप लोगों का क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आपके जो मॉडरेटर बने होते हैं, तो मॉडरेटर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल या किस चीज को यूज में लिया जाता है, सही बात है नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसके लिए यूज में लिया जाता है D2O। D2O का मतलब क्या है, हैवी वाटर, क्लियर है? हैवी वाटर, हैवी वाटर यूज में लिया जाता है। किसके लिए, किसके लिए यूज में लिया जाता है, मॉडरेटर के लिए। मॉडरेटर मतलब इसके रिएक्शन को क्या कराने के लिए, कम कराने के लिए, क्लियर है नहीं है? ओके, और कंट्रोल रोड के लिए किसको यूज में लिया जाता है, किसको यूज में लिया जाता है, तो बेटा यूज में लिया जाता है बेरिलियम। किसको यूज में लिया जाता है, बेरिलियम की रोड्स होती है ये, ठीक है? ओके, तो मॉडरेटर में कौन था आपका, D2O हैवी वाटर, ओके ओके, और कंट्रोल में आपका कौन था, ओके बेरिलियम भी यही होता है, BRIULIM, ठीक है? ओके, आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। ओके, तो हैवी वाटर और बेरिलियम, ओके, यही यूज में होते हैं दोनों के दोनों, ओके। और कंट्रोल रोड जो बनी होती है वो होती है आपकी कैडमियम की, ओके, किसकी बनी होती है, कैडमियम की, याद रखना। ओके, इसमें एक चीज और यूज लेते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है? हैवी वाटर ले सकते हो, बेरिलियम ले सकते हो, और ग्रेफाइट ले सकते हो, ठीक है? और इसमें क्या लेते हैं, कैडमियम, ओके। कैडमियम की रोड्स होती है, कैडमियम की रोड्स आपका क्या करती है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा आपको, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, तीनों में इंपॉर्टेंट। शुरू के दोनों पढ़ लेना, और इसमें ये ध्यान रखना कि कंट्रोल रोड जो होती है वो कैडमियम की बनी होती है, और मॉडरेटर के लिए किसका यूज में लिया जाता है, हेवी वाटर होता है, या बेरिलियम होता है, या कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, इधर से इधर पावर को भेजने का काम करता है, स्टीम को गर्म करने का काम करता है, क्लियर है नहीं है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी रोड्स लगी होती है, फ्यूल रोड्स, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, यूरेनियम की
बनी होती है, ठीक है। कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोल रोड्स क्या करती है, तो बेटा कंट्रोल रोड जो होता है वो 3 न्यूट्रॉन जो बनते हैं उनमें से 2 को क्या करती है, कंज्यूम करने का काम करती है। जबकि रिएक्टर मॉडरेटर क्या करता है, तो मॉडरेटर आपके स्पीड को डिसाइड करता है कि आपकी स्पीड जो होगी रिएक्शन की, वो स्पीड आप लोगों को ज्यादा करनी है कम करनी है, ठीक है। तो यूरेनियम की स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, तो इस स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज में लिया जाता है मॉडरेटर। क्लियर है। इसमें हेवी वाटर भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका बेरिलियम भी हो सकता है। क्लियर है। ओके, तो इस तरीके से बेटा आपका ये कंप्लीट हो रहा है जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। 3 पढ़ाने थे, मैंने तीनों पढ़ा दिए हैं। इसके बारे में बेसिक जो डिटेल थी वो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रुक जा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके, जिन पे आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो वो हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। कुछ एक फैक्टर्स है, ओके, आप लोगों ने बोला था कि सर उनके बारे में भी बताना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उनके बारे में मैं बता देता हूं, ठीक है। ओके, हाँ, वेरी गुड। ओके, तो ध्यान से सुनना, कौन कौन से फैक्टर है, तो कौन कौन से फैक्टर है आप लोगों के। पहला कौन सा है, डिमांड। क्या होता है ये, बताएगा कोई, डिमांड फैक्टर। क्या होता है डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर क्या होता है बेटा, क्या रिक्वायर्ड। ओके, चलो, तो दूसरा बता, लोड फैक्टर क्या होता है। ओके, जिस के बारे में पता है बताते जाना। डाइवर्सिटी फैक्टर, ओके, यूटिलाइजेशन, ओके, हाँ, ये सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में बताओ जरा क्या होता है। ये तो पता होगा कम से कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लोड फैक्टर। नहीं पता, ओके, नहीं पता, ठीक, ओके। बेटा लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज लोड डिवाइड बाय पीक लोड, एवरेज लोड डिवाइड बाय पीक लोड। क्लियर है। डिमांड फैक्टर क्या होता है, तो डिमांड फैक्टर होता है बेटा आपका पीक लोड डिवाइड बाय, ओके, यूटिलाइजेशन आ गया, कनेक्टेड लोड, ओके, कि कितना लोड जो है वो आपका क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम डिमांड बाय द लोड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। ओके, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, तो एक बात करो, ये पहले क्या करते हैं, ओके, पहले फॉर्मूले लिख लो, एक काम करो सबके। ओके, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है आपका, ओके, सम ऑफ पीक लोड बाय द सिस्टम डिवाइड बाय पीक लोड ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, जब मैं समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, एक बार समझ लो बस। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है बेटा आपका, ओके, दैट इज योर एवरेज लोड, ओके, डिवाइड बाय योर कनेक्टेड लोड। ओके, हाँ, तो एक बार सारे फॉर्मूले को लिख लो एक साथ, ठीक है। फिर मैं एक एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका आप ये भी लिख सकते हो डिमांड फैक्टर को कि मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, पीक लोड मैक्सिमम डिमांड ही होता है, तो मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, ओके, डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। ओके, तो आप ये भी इसको लिख सकते हो।
सही है? ओके, अब देखो एक एक को, ओके इनको मैं हटा रहा हूं, ओके। हाँ भाई, तो सबसे पहले आता है आपका डिमांड फैक्टर, ठीक है। तो डिमांड फैक्टर जो होता है वो सिस्टम में किस चीज को बताता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीजें जो है वो एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी गुड। देखो जरा इसको समझने की कोशिश करो, ये कहना क्या चाह रहा है। तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि देखो ये सिस्टम है आपका, ये जनरेटर है भाई, ये मेरा जनरेटर है यहाँ पे, ओके। इससे क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये इससे कनेक्टेड है लोड, सही है। मैंने आप लोगों को जब टैरिफ पढ़ाया था तो मैंने कुछ समझाया था आपको। क्या समझाया था भाई, जैसे ये एक पूरा का पूरा मेरा एक घर है, सही है। अब सपोज दैट इस घर में मेरे कितने रूम है, मान लो 50 रूम है, ठीक है। अब 50 रूम है तो हर एक रूम में, या मैं समझ लो मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है, सही है। 50 रूम है मान लो इसमें, ठीक है। तो हर रूम में क्या होगा भाई, हर रूम में फैन भी लगा होगा, सही है। हर रूम में आपका क्या होगा, लाइट भी होगी, ठीक है। मतलब आपका ट्यूबलाइट लगी होगी, फैन होगा, एसी होगी, सही बात है नहीं है, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे 50 के 50 रूमों में क्लास लग रही है आपकी, हैं? सारे के सारे 50 रूम आप लोगों में क्या है कि सब में आपका फैन ऑन है, लाइट ऑन है, एसी चल रही है। हमेशा तो ऐसा नहीं होता, सही है। क्या होता है, ऐसा होता है कि मान लो कि 25 रूम जो है वो यूज में आ रहे हैं, 25 रूम यूज में नहीं आ रहे हैं, सही बात है नहीं है। हो सकता है आपके 10 ही रूम यूज में आ रहे हो, बाकी 40 के 40 आपके कैसे पड़े हो, बंद पड़े हो, सही बात है नहीं है। बट बेटा ये तो आपके ऊपर डिसाइडेड है ना। मान लो सुबह सुबह जब कोचिंग ओपन नहीं हुई है, तो जब तक मान लो पूरा का पूरा जो कोचिंग के द्वारा जो एनर्जी का कंजप्शन हो रहा था वो जीरो था, क्योंकि कोई यूज में ही नहीं हो रहा था। जैसे ही आप अंदर आए, आपने सारे सिस्टम को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो एकदम से क्या हुआ, मैक्सिमम डिमांड की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, सही बात है नहीं है। तो अगर आप तुम पूरे दिन की अगर बात करोगे तो पूरे दिन में क्या हो रहा है, रात में आपका इंस्टीट्यूट बंद है तो आप लोड को यूज में नहीं ले रहे हो। दिन में आप क्या कर रहे हो, एकदम से डिमांड का क्या कर रहे हो, यूज में ले रहे हो कि भाई कितना डिमांड आपको जरूरत पड़ रहा है, सही बात है नहीं है। जबकि आपका कनेक्टेड लोड तो हमेशा फिक्स ही रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे सही बात है कि नहीं है, हैं? अब सोचो आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है उसके ऊपर आप लोगों ने ये लोड लगा रखा है। उसके माइंड में क्या है कि यार इतना लोड जो है वो कनेक्टेड है, ये लोड कभी भी अपन से एनर्जी मांग सकता है, तो वो तो उसको देने के लिए रेडी रहेगा, सही बात है नहीं है। लेकिन सपोज दैट आप उतनी एनर्जी को क्या कर रहे हो, कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो। क्लियर है भाई। सपोज दैट आपका लोड कनेक्टेड है, मान लो मैंने बोला 250 वोल्ट का लोड आप लोगों ने लगा रखा है, सही है। और आप पूरे के पूरे महीने में मैक्सिमम लोड कितना यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 150 वोट। मतलब किसी भी दिन आप 150 वोट से ज्यादा का लोड यूज में ले ही नहीं रहे हो, ठीक है। सपोज दैट एक दिन आपने पहले दिन यूज लिया 100 वोट, दूसरे दिन यूज में लिया आपने 150, तीसरे दिन यूज में लिया 120, अगले दिन यूज में ले रहे हो कितना, 110। अगर मैं इन चारों दिनों में देखूं तो आपका टोटल लोड कितना कनेक्टेड है भाई, टोटल लोड तो आपका 250 ही है। लेकिन आप कितना यूज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना यूज कर रहे हो, कभी 100, कभी 150, कभी 120, कभी 110। तो अगर मैं इन चारों दिनों में कंजप्शन देखूं तो आपका मैक्सिमम कितना हुआ, 150 ही हुआ या नहीं हुआ। अरे ये जितना ज्यादा होगा क्या कनेक्टेड लोड के आसपास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, सही बात है नहीं है। क्या कनेक्टेड लोड तो आपका फिक्स है या नहीं है, अरे बिल्कुल फिक्स है भाई, सही बात है नहीं है। तो बेटा ये इस चीज को दिखाता है कि आपका जो सिस्टम पे जो लोड कनेक्टेड है ना, उस लोड के कंपैरिजन में आप कितनी मैक्सिमम पावर को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर डिमांड फैक्टर आपका कैसा हुआ, मैक्सिमम हुआ, कैसा हुआ, मैक्सिमम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा ये होगा कि अगर डिमांड फैक्टर ज्यादा हुआ तो मतलब आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोड कनेक्टेड है वो आपकी पावर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आपको एक हाईली पावर सप्लाई करने की जरूरत है, सही बात है नहीं है। और लोड फैक्टर कम होने का, डिमांड फैक्टर कम होने का क्या मतलब है, डिमांड फैक्टर कम होने का मतलब है बेटा कि आपका जो पीक लोड है ना वो कनेक्टेड लोड से बहुत ज्यादा क्या है, कम है। सही बात है नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आपको याद में रखना ही है, पर एडिशनल उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो कनेक्टेड लोड आपका 200 है तो आप यूज में कितना ले रहे हो, 150, 120, 110। क्या ये जितना भी आप लोड यूज में ले रहे हो वो 250 से तो कम ही होगा, हमेशा ज्यादा हो सकता है, कम ही होगा ना, हमेशा कम ही होगा। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, पीक लोड तो मेरा हमेशा कम ही होगा, किससे, कनेक्टेड लोड से।
तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई इसके लिए मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि मेरा पीक लोड तो हमेशा ही कम होगा, किससे कम होगा? कनेक्टेड लोड से। सही बात है नहीं है? तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो डिमांड फैक्टर होगा ना, ओके, वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 ही होगा। सही बात है नहीं है? मतलब आपके डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम ही आएगी। सही बात है नहीं है? तो कुछ एक बातें हैं इसके बारे में जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, अरे क्लियर है ना भाई? हाँ, ठीक है। अगला कौन सा था हमारा? अगला कौन सा था प्रिंस? लोड। ओके, तो अगला है बेटा हमारा लोड फैक्टर। क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? दैट इज योर एवरेज लोड, ओके, डिवाइड बाय योर पीक लोड। देखो जितने भी फैक्टर है ना, किसी का फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, डजेंट केयर, बस एक इंसान का फॉर्मूला आप लोगों को जरूर याद रखना है, दैट इज योर लोड फैक्टर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है नहीं है? लोड फैक्टर के ऊपर आप लोगों से एक ना एक क्वेश्चन वो आप लोगों से जरूर पूछ ही लेगा। सही बात है नहीं है? ओके, अब मैं लोड फैक्टर को आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा समझना कि लोड फैक्टर क्या है और ये किस चीज को दिखाता है। ठीक है, तो समझना भाई, देखो जरा। ठीक है, सपोज दैट क्या हो रहा है, जैसे सपोज दैट ये एक मोहल्ला है, ठीक है। अब इस मोहल्ले को पावर सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? एक जनरेटिंग स्टेशन पावर सप्लाई दे रहा है इसको। सही बात है नहीं है? अब सपोज दैट मैंने 10 दिन तक इस मोहल्ले को क्या किया? मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब सपोज दैट फर्स्ट दिन जब इस मोहल्ले ने पावर को कंजप्शन किया, सपोज दैट वो पावर का कंजप्शन था, पहले दिन में इसने पावर को कंजप्शन किया सपोज दैट 200 वोट, सही है। दूसरे दिन इसने पावर को कंजप्शन किया, कितना कंजप्शन किया? सपोज दैट इसने किया 180 वोट। तीसरे दिन इसने पावर को कंजप्शन किया कितना? सपोज दैट 190 वोट, ओके। और चौथे दिन इसने पावर को कंजप्शन किया सपोज दैट कितना? 210। 4 ही ले लेते हैं, ठीक है भाई, 4 दिन का कंजप्शन देख रहा हूं मैं, सही है। तो एक कंजप्शन तो हो सकता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये तो हो गया आपका टाइप 1 सिस्टम, ठीक है। एक तरह का बिहेवियर ऐसा हो सकता है लोड का, अजम्पशन मान रहा हूं मैं, क्लियर है। और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता था कि जैसे एक दिन तो पूरे मोहल्ले ने क्या करा? दिवाली मनाई, तो मान लो उन्होंने यूज कर लिया कितना? 300 वोट, सही है। अगले दिन उन्होंने यूज नहीं किया, सपोज दैट उनका कंजप्शन कितना है? 100 वोट, सही बात है नहीं है? अगले दिन मान लो फिर उन्होंने, भाई एक दिन तो दिवाली आई थी, सही है, बाकी दिन नहीं थी। मान लो 2 दिन दिवाली है, या मान लो एक दिन गोवर्धन पूजा और एक दिन वो है, तो एक दिन का मैं 300 मान लेता हूं, दूसरे दिन का मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 280, 300 के आसपास। भाई 2 दिन की होती है ना मेन दिवाली, क्लियर है। बाकी दिन आपकी दिवाली नहीं है, तो लोड कैसा है? नॉर्मल है। तो मैंने मान लिया सपोज दैट वही आपका 110 वोट के आसपास, 150 वोट के आसपास है। इतना क्या है आपके सिस्टम के बिहेवियर है, क्लियर है। तो ये एक मोहल्ले का मैंने क्या किया है? 4 दिन का रीडिंग लिया है, सही है। अब देखो दोनों को समझने की कोशिश करो, हैं। अगर आप इन चारों वैल्यू को ऑब्जर्व करो ना बेटा, और इनकी अगर एवरेज वैल्यू निकालो, ठीक है, तो देखो ये 200 से 20 कम है, ये 10 कम है, ये 10 ज्यादा है, तो इन दोनों का, इन तीनों का तो हो गया 200। मतलब इसका जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? आपकी एवरेज वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 190 के आसपास। भाई इतनी आएगी ना। इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो चारों को जोड़ के अगर 4 से डिवाइड भी करोगे तो देखो ये हो गया 200, ठीक है, और 200 200 400 600 और ये हो गया आपका 780, तो ये हो गया आपका 780 डिवाइड बाई 4 अगर आप करोगे तो ये आपका 1 हो रहा है, ये 38 हो रहा है, तो ये 9 हो गया और ये आगे आ गया 5। मतलब कितना है एवरेज वैल्यू? मतलब बेटा आपकी एवरेज वैल्यू आ रही है 195 वोट, सही बात है ना? वेरी गुड। इसको जरा ध्यान से देखो, अगर इसको देखो तो 300 280 कितना हो गया? अगर देखो सबको ऐड करो तो 300 280 110 150 डिवाइड बाई 4 करके जरा देखो, तो देखो 300 और 200 580 तो ये हो गए, और 100 करोगे तो 680, और 10 जोड़ोगे तो हो गया आपका 690, और 100 जोड़ोगे तो 790, और 790 में 50 जोड़ोगे अगर तो ये हो गया बेटा आपका 840, और 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 210 210। सही बात है नहीं है? अब देखो
अगर मैं इस सिस्टम को बनाना चाहूं ना तो देखो कैसे बनाऊंगा। देखो सिस्टम नंबर 1 को मैं प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लोड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझना भाई एवरेज वैल्यू है कितनी, एक 195, ये है आपकी 195। अगर मैं पहले दिन को बनाऊं तो एवरेज वैल्यू से सिर्फ 5 ज्यादा है, सही है। मतलब आपका सिस्टम कितना है, पहले दिन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 5 का, सही बात है नहीं है। या सपोज दैट एक बॉक्स से बना देता हूं, ये देखो पहले दिन में कंजप्शन हो रहा है इतना, कितने का हो गया ये हो गया बेटा आपका 200 वोट का, करेक्ट है। दूसरे दिन का देखो तो 180 होगा तो वो तो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां पे आएगा। तीसरे दिन का बनाओ तो 190, भाई 195 से 190 कम होगा, कहीं यहां पे आएगा। चौथे दिन का बनाओ तो 210, मतलब वो कहीं यहां पे आएगा, सही बात है नहीं है। मतलब अगर आप डिफरेंस देखो ना तो देखो एवरेज वैल्यू से मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 195 यहां 5 का आ रहा है, यहां कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है, यहां कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, और यहां कितने का आ रहा है, यहां भी 15 का ही आ रहा है, सही बात है नहीं है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का। मतलब आपका सिस्टम में एवरेज वैल्यू से जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना सिस्टम, वो कितने से कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 15 हाईएस्ट जा रहा है। और मिनिमम कितना है, मिनिमम तो बहुत कम है, 5 का ही है मिनिमम, तो सही बात है नहीं है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, 15, मतलब बहुत कम फ्लक्चुएशन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट लोड बोल सकते हो आप इसको, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है लोड, अप्रोक्सीमेटली देखो ना 200 180 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर बेटा यहां देखो आप 300 280, इनमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 300 के कंपैरिजन में डायरेक्ट 110 एकदम से कम हो गया कि नहीं हो गया, 150 कम है कि नहीं है। तो क्या इनके कंपैरिजन में अगर इनसे कंपेयर किया जाओ तो क्या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है या नहीं है। मतलब बेटा सिस्टम में ऐसा हो रहा है कि एक दिन तो तुमको भयंकर पावर चाहिए और अगले दिन तुम्हें पावर चाहिए ही नहीं, सही बात है नहीं है। तो फ्लक्चुएशन हुआ या नहीं हुआ, अरे क्लियर है। तो अगर इसको बनाओगे तो देखो 210 से इसका कंपैरिजन करोगे तो 90 का आ रहा है, इससे कंपैरिजन करो तो 70 का आ रहा है, इससे कंपेयर करोगे तो कितना का आ रहा है, 110 का आ रहा है, सही बात है नहीं है। अरे यहां तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ही 15 का था, यहां पे 110 120 का फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो अगर इस लोड को और इस लोड को अगर आप कंपेयर करो तो आप खुद सोच के बताओगे आप ज्यादा चार्ज किस पे करोगे, अकॉर्डिंग टू टैरिफ। क्लियर है। हमें क्या पता है, अगर सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सोचो अगर आपका एवरेज लोड क्या होता है, अरे भाई अगर पहले सिस्टम के लिए, इस वाले सिस्टम के लिए अगर आप लोड फैक्टर निकालो, क्लियर है, तो क्या लिखोगे, जैसे बेटा मैं लिख रहा हूं टाइप 1 के लिए, जरा मुझे बताना। ओके, तो भाई मैंने लिखा टाइप 1 के लिए लोड फैक्टर क्या होगा बताओ। क्या है, मैं इसको इधर से देखो मिटा देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। लोड फैक्टर लिख रहा हूं बेटा मैं, ओके, ये हो गया मेरा लोड फैक्टर। समझना जरा बेटा, मैं लिख रहा हूं टाइप 1 के लिए क्या होगा, एवरेज लोड कितना है, एवरेज लोड बताओ 195, वेरी गुड। और पीक लोड कितना है मेरा, मैक्सिमम कितना है इसमें 210, यही होगा। ओके, अगर मैंने लिखा कौन से के लिए, टाइप 2 के लिए, ओके, टाइप 2 के लिए लिख रहा हूं बेटा मैं लोड फैक्टर। ओके, तो क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं एवरेज लोड की, कितना आ रहा है 210 आ रहा है भाई। ओके, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम लोड की, कितना आ रहा है भाई 300 आ रहा है भाई, सही बात है नहीं है। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं ना बेटा, इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो 195 210 सिर्फ 15 का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा है, सही बात है नहीं है। अगर मैं ये वैल्यू और इस वैल्यू के बारे में बात करूं तो बताओ किसका लोड फैक्टर ज्यादा मिलेगा आपको, ऊपर वाले का ज्यादा मिलेगा, देखो, क्योंकि बहुत कम का डिफरेंस है दोनों में। यहां पे 300 210 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू का डिवाइड होगा तो ये लोड फैक्टर आपको कम मिलेगा, सही बात है। मतलब ये वाला टाइप 2 का लोड फैक्टर कम है और टाइप 1 का लोड फैक्टर ज्यादा है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर लोड फैक्टर मेरा ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि मेरे फ्लक्चुएशन कम है, मेरे फ्लक्चुएशन कम है मतलब आपके सिस्टम की कॉस्ट कम है। अगर लोड फैक्टर कम हुआ तो मतलब फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो मतलब आपकी कॉस्ट क्या है,
ज़्यादा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लोड फैक्टर जो होता है ना, इसका यूज कॉस्ट को कैलकुलेट करने में किया जाता है। ये किस चीज को दिखाता है? तो देखो अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ऊपर वाले को इसको मिटा देता हूं, ये तो हो ही गया था। ओके, हाँ, तो ध्यान से सुनना। तो लोड फैक्टर किसको बताता है बेटा? तो बेटा लोड फैक्टर बताता है पर यूनिट कॉस्ट जनरेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसको बताता है ये? पर यूनिट कॉस्ट जनरेटर, कि आप जो पावर जनरेट कर रहे हो ना उसका कितना चार्ज आप लोग करोगे। क्लियर है नहीं है? किस हिसाब से होगा? अगर आपका लोड फैक्टर जो है, अगर आपका लोड फैक्टर कैसा है? लो है। अगर उसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो बेटा आपकी जो कॉस्ट होगी ना, वो कॉस्ट आपकी कैसी होगी? हाई होगी। सही बात है नहीं है? तो ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा आपको। ओके, और दूसरी चीज क्या है कि अगर मेरा जो लोड फैक्टर हुआ ना, वो लोड फैक्टर आपका कैसा हुआ? हाई हुआ। तो हाई होगा तो बेटा आपकी कॉस्ट कैसी होगी? लो होने वाली है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ओके, दिस इज, तो इट डिसाइडेड बाय द पर यूनिट कॉस्ट जनरेशन। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, अब देखो इसको क्या है कि कई जगह है ना अलग अलग तरीके से भी इसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। किस तरीके से? देखो, जैसे सोचो, अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, हैं? अगर दोनों को ऊपर नीचे मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो भाई मैं, जैसे यहां पे आप बात कर रहे थे 4 दिन के लिए, मान लो मैं 4 दिन के लिए बात करूं, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बात करूं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हो ना। क्लियर है कि कितनी पावर कंजप्शन हुई एक पर्टिकुलर टाइम में, यही बात कर रहे हो। तो आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बताओ, एनर्जी बोल सकते हो। तो एनर्जी में ये जो पावर यूज होती है, कौन सी पावर होती है? एवरेज पावर होती है। कौन सी पावर होती है ये? एवरेज पावर होती है। अरे भाई, अगर आपको 5 दिन के लिए एनर्जी का कंजप्शन निकालना है डायरेक्ट, क्लियर है, तो क्या करोगे? यहां पे जो पावर यूज में लेते हैं वो हम कौन सी लेते हैं? एवरेज पावर यूज में लेते हैं। सही बात है? ओके, तो आप क्या बोल सकते हो? देखो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या भी बोल सकते हो इसको। तो कई कई जगह आप लोगों को इसको ऐसा भी यूज में लेना पड़ सकता है। ध्यान रखना, कई जगह क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है बेटा वो न्यूमेरिकल। तो एवरेज लोड को मल्टीप्लाई किया करंट से, आपने पूरे का टोटल निकाला, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो बेटा आप एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग दी पीरियड। ओके, कि आपने 4 दिन में टोटल कितनी एनर्जी का कंजप्शन किया। सही बात है नहीं है? डिवाइड बाई नीचे क्या है? पीक लोड। भाई एनर्जी कंजप्शन का जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी पावर यूज होती है? एवरेज पावर यूज होती है। नीचे कौन सी है? पीक लोड। तो इसको एनर्जी नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पीक लोड मल्टीप्लाई विद टाइम से मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे, कौन सा टाइम? जो भी आपका पीरियड का टाइम था। क्लियर है नहीं है? तो मल्टीप्लाई विद क्या बोलोगे? टाइम ऑफ दी पीरियड। कि आप 4 दिन की बात कर रहे हो, 1 घंटे की बात कर रहे हो या आधे घंटे की बात कर रहे हो। सही बात है नहीं है? तो आप ऐसे भी फॉर्मूले को या ऐसे भी, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। क्लियर है? ये या ये वाला। ओके, तो इट्स सेम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, नोट जरूर बना लेना इनके साथ में कि ऐसा अगर सिस्टम हो, ऐसा अगर सिस्टम हो तो किसका अच्छा होगा। ओके, लोड फैक्टर किसको दिखाता है? पर यूनिट कॉस्ट जनरेशन को दिखाता है। ठीक है, अगर लोड फैक्टर कम हुआ तो कॉस्ट हाई होगी, अगर लोड फैक्टर हाई हुआ तो कॉस्ट आपकी कम होने वाली है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही रखना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। ओके, वेरी गुड। हाँ, एक और चीज, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? हैं? 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? अरे तो एवरेज वैल्यू तो पीक वैल्यू से हमेशा कम ही रहेगी, तो लोड फैक्टर की वैल्यू भी 1 से क्या होती है? कम ही होती है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, ये भी लिख लेना आप लोग कहीं पे कि आपका जो लोड फैक्टर होता है, ओके, आपका जो लोड फैक्टर होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा? लेस देन 1 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं अब। ओके, आप लोगों को क्लियर है सबको? वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो बस। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी, हैं? और नहीं पढ़ोगे तो ऐसे तो है नहीं कि सपने में क्वेश्चन आएगा तुम लोगों के लिए। सही है, पढ़ो, जो क्वेश्चन आए उनको लोगों को पूछो। ओके, अगला फैक्टर कौन सा लिखवाया था मैंने?
तीसरा, हाँ कौन सा था अगला वाला, कौन सा लिखवाया था मैंने, डाइवर्सिटी, इसको पीक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये डाइवर्सिटी फैक्टर ही लिख लेना, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ओके, ठीक है। फॉर्मूले आप लोगों को अपने आप याद रह जाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम किसको दिखा रहा है, ठीक है, तो बाकी अपने आप याद रह जाएंगे, ओके। डिवाइड बाई पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, मैक्सिमम डिमांड by the load during the period, ठीक है, ओके। हाँ तो भाई इसको जरा समझो, अगेन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल को समझ लेना तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है भाई कहानी वही है कि एक जनरेटर है, ठीक है, वो पावर दे रहा है, एक मोहल्ले को दे रहा है, मान लो एक मोहल्ला है ये, ठीक है, ये सपोज दैट आपका पूरा का पूरा आपका जो चंडीगढ़ है वो इससे कनेक्टेड है, सही है, तो एक मोहल्ले को पावर दे रहा है। अब इस मोहल्ले का बिहेवियर मैंने देखने की कोशिश की कि सिस्टम में भाई क्या चल रहा है, कैसा बिहेवियर चल रहा है, तो मैंने उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की कि कैसा आपका सिस्टम है, सही है। तो सपोज दैट मैंने देखा कि पहले दिन पावर का कुछ कंजप्शन हुआ, दूसरे दिन पावर का कंजप्शन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ, सही बात है नहीं है? अब पहले दिन पावर का जब कंजप्शन होगा, पहले दिन पावर का जब कंजप्शन होगा तो सपोज दैट आपके मोहल्ले की अगर आप बात करो तो मोहल्ले में आपके सपोज दैट 10 घर है, सही है, या सपोज दैट मोहल्ले में मैंने मान लिया 3 ही घर है, ठीक है, सिंपल ले लो एग्जांपल, मान लो 3 ही घर है, ठीक है। अब हर एक घर क्या कर रहा है, हर एक घर क्या कर रहा है भाई, एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, सही बात है नहीं है? तो मान लो पहले दिन तीनों घरों ने एनर्जी का कंजप्शन किया, पहले घर ने मान लो एनर्जी का कंजप्शन किया 20 वोट, दूसरे वाले ने किया सपोज दैट 25 वोट, और तीसरे वाले ने सपोज दैट किया कितना 15 वोट, सही बात है नहीं है? तो पहले दिन अगर आप देखोगे तो पहले दिन मैक्सिमम कितनी पावर का कंजप्शन हुआ, तो इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसमें से देखोगे कि मैक्सिमम कितना हुआ, सही बात है नहीं है? तो पहले दिन किसी घर ने मैक्सिमम पावर कितना लिया आपका 25 वोट लिया, इसी तरीके से अगले दिन होगा, इसी तरीके से अगले दिन होगा, इसी तरीके से आपका क्या होगा अगले दिन होगा, सही बात है नहीं है? मान लो पहले दिन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 25 वोट थी, मान लो अगले दिन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 वोट है, मान लो उसके अगले दिन की कितनी है 40 वोट है, और उसके अगले दिन की मान लो कितनी है 20 वोट है, सही बात है नहीं है? तो अगर मैं पूरे के पूरे 4 दिन का ओवरऑल फिनोमिना देखने की कोशिश करूं तो जो 4 दिन में मैक्सिमम पावर जो कंजप्शन हुई है वो पावर कंजप्शन कितनी हुई है आपकी 40 वोट हुई है, सही बात है नहीं है? अगर मैं देखूं पहले दिन में मैक्सिमम कितनी पावर कंजप्शन हुई है तो पहले दिन में मैक्सिमम कितनी हुई है 25 हुई है, दूसरे दिन में कितनी हुई है, किसी घर ने मान लो 30 यूज कर ली तो 30 हुई है, तीसरे में कितनी है 40 हुई है, चौथे में कितनी हुई है 20 हुई है, लेकिन बेटा अगर मैं चारों को कंपैरिजन करूं तो कितनी हुई है 40 हुई है, सही बात है नहीं है? तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, अलग अलग होना, अलग अलग चीजों में बांटना। तो अगर मैं इन चारों दिनों को कंपेयर करूं, अगर मैं किसको कंपेयर करूं, चारों दिनों को कंपेयर करूं तो पहले दिन का कंजप्शन इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, सही है? तो बेटा मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा, तो देखो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या बताता है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, कि हर एक की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मतलब डे 1 की कितनी है, डे 2 की कितनी है, डे 3 की कितनी है, डे 4 की कितनी है, सही बात है नहीं है? तो कितनी हो गई, तो अगर मान लो आपने किया तो कैसे करोगे, पहले दिन की 25 है, दूसरे की कितनी है 30 है, चौथे की कितनी है 40 है, पांचवें की कितनी है 20 है, सही बात है नहीं है? ओके, डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड बाय द लोड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब आप कितने पीरियड के लिए बात कर रहे हो 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए
4 दिन के लिए, तो 4 दिन में मैक्सिमम डिमांड कितने की जरूरत पड़ रही है? 40 वोट की। कितने की जरूरत पड़ी है? देखो चारों को कंपेयर करो, कितने की जरूरत पड़ रही है? 40 वोट की। तो अगर बेटा इसको डिवाइड बाय अगर आप 40 करोगे तो बताओ जो भी वैल्यू अगर आप लोगों को मिलनी है, क्या वो वैल्यू आपको हमेशा 1 से बड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सही है। तो ये बात ध्यान रखना, बस डाइवर्सिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए वैल्यू आपको हमेशा कैसी मिलती है? ग्रेटर देन 1 मिलती है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये किसको बताता है? तो बेटा ये इस चीज को बताता है कि आपका जो लोड है वो हर एक दिन में किस तरीके से आपके एनर्जी का क्या कर रहा है? कंजप्शन कर रहा है। सही बात है नहीं है? उसे पहले दिन कितनी मैक्सिमम डिमांड है, दूसरे दिन कितनी है, तीसरे दिन कितनी है, चौथी दिन कितनी है। क्लियर है नहीं है? तो अलग अलग दिन का उनका बिहेवियर किस तरीके का है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको? डाइवर्सिटी फैक्टर को। क्लियर है? तो एग्जांपल याद रहेगा? ओके हाँ, ये एग्जांपल जो है वो अपने माइंड में थोड़ा रिमेंबर रखोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका किसका बिहेवियर है बेटा? डाइवर्सिटी फैक्टर का है। क्लियर है सब कुछ? ओके, तो हमारा जो अगला है टॉपिक है, अगला टॉपिक सॉरी एक और रह गया आप लोगों का, यूटिलाइजेशन। ओके, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, यूएफ से लिख देता हूं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, हाँ क्या बताया था भाई इसका फॉर्मूला मैंने? यूटिलाइजेशन फैक्टर का क्या बताया था मैंने? एवरेज लोड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड। ओके ठीक है, तो ये बताता है आपके सिस्टम में, देखो नाम से क्लियर है, यूटिलाइजेशन। ये बताता है जैसे सपोज दैट, ध्यान से सुनना, ये चंडीगढ़ है, ठीक है, इसके बारे में और बात बाद में बताऊंगा। जैसे पूरा का पूरा है चंडीगढ़, भाई ये कनेक्टेड है किससे? एक जनरेटर से कनेक्टेड है। भाई मान लिया जनरेटर से पूरा का पूरा चंडीगढ़ कनेक्टेड है, सही है? ओके, अब यहां जनरेटर पे किस चीज का पता होगा? तो जनरेटर पे आपको पता है कि यहां पे कितना लोड कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड लोड आपको पता है कितना है। सही बात है नहीं है? अब ये सिस्टम ने, इस जनरेटर ने इस चंडीगढ़ को पूरे 1 साल तक कंटिन्यूसली पावर दी। सही बात है? ओके, तो चंडीगढ़ ने सपोज दैट किसी दिन इससे मांगी 100 मेगावाट, किसी दिन 200 मांगी। क्लियर है? मान लो पहले महीने में इसने 100 मेगावाट मांगी। क्लियर है? दूसरे महीने में इसने 200 मेगावाट मांगी। क्लियर है? अगले वाले में इसने 150 मेगावाट मांगी। सही बात है नहीं है? तो इस तरीके से पूरे 12 के 12 महीने में ये क्या करेगा? इससे पावर मांगेगा। सही बात है नहीं है? अब सपोज दैट यहाँ चंडीगढ़ का जो टोटल लोड इसके ऊपर कनेक्टेड था, वो टोटल लोड था सपोज दैट 250 मेगावाट। कितना कनेक्टेड था? 250 मेगावाट। पहले दिन में इसने कितना मांगा? 100, मैक्सिमम इतना मांगा। दूसरे दिन में, दूसरे महीने में इतना मांग रहा है, और तीसरे महीने में ये इतना मांग रहा है। अलग अलग महीने में अलग अलग होगा। सही बात है नहीं है? तो अगर वैल्यूज अलग अलग होती है और हमें पूरे ओवरऑल एक बड़े सिस्टम, मतलब पूरे 1 साल का अगर बिहेवियर देखना है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? क्या करें? पूरे के पूरे लोड की हम क्या ले लेते हैं? एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। सही बात है नहीं है? अरे पूरे 12 महीने की वैल्यू को लिखो और डिवाइड बाय 12 कर लो। सही है? तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ अप्रोक्सीमेटली हमेशा एक इतना लोड आप लोगों का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। भाई एवरेज वैल्यू वही दिखाती है ना कि भाई अप्रोक्सीमेशन में, भाई अप्रोक्सीमेट कितना लोड ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है? तो मान लो इसने, आप लोगों ने क्या किया? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, एक एवरेज वैल्यू निकाला। सपोज दैट आपके 12 महीने की जो एवरेज वैल्यू मिली लोड की, क्लियर है, वो कुछ भी मान लेता हूं मैं, सपोज दैट 190 मेगावाट मिल गई आपको। सही बात है? तो कितनी मिली? 190 मेगावाट। मतलब ऐसा समझ लो कि फ्लक्चुएशन को छोड़ो कि हर महीने आपका जो जनरेटर है ना, वो लोड को ट्रांसफर कर रहा है कितनी पावर? 190 मेगावाट एवरेज ले लिया अपन ने। ठीक है, अब आपका लोड कितना कनेक्टेड था बेटा? 250 मेगावाट। कितना लोड कनेक्टेड है? 250 मेगावाट। अगर इतना लोड जनरेटर के ऊपर कनेक्टेड है, तो क्या जनरेटेड तो इस चीज को देखेगा ना कि भाई इतना लोड मेरे ऊपर कनेक्टेड है, ये लोग कभी भी मुझे मांग सकते हैं, तो क्या वो उतनी कैपेबिलिटी तो रखेगा ना कि उसको वो इतनी पावर को क्या कर सके? सप्लाई कर सके। सही बात है नहीं है? तो इसके पास कितनी कैपेबिलिटी है? इसके पास क्या इतनी, भाई जनरेटर की रेटिंग होगी ना कुछ ना कुछ। सही बात है? 300 मेगावाट या कितनी भी जो रेटिंग होगी, क्या उस हिसाब से ये इसको सेटिस्फाई कराने के लिए कैपेबल होगा या नहीं होगा?
लेकिन क्या आपने 200 मेगावाट इससे मांगा? क्या नहीं मांगा। आपने कितना मांगा? 190 मांगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी थी और आपने उसको कितना यूज में लिया। तो दैट इज कॉल्ड योर यूटिलाइजेशन। समझ में आया नहीं है कि आपने उसको 190 यूज में लिया, जबकि आपका लोड इतना कनेक्टेड था, वो आपको इतना क्या कर सकता था? सेटिस्फाई कर सकता था। सही बात है नहीं है? तो एवरेज वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होती है, आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा बनता जाएगा। सही बात है नहीं है? तो पहली बात तो यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी ना हमेशा। भाई एवरेज वैल्यू तो कनेक्टेड लोड से कम ही होनी है। सही बात है नहीं है? तो अगर आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसा हुआ? हाई हुआ। कैसा हुआ? हाई हुआ। तो इसका मतलब क्या होंगे कि आपका जो जनरेटर होगा, जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होगा, वो आपके प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, आप उनका अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हो। सही बात है नहीं है? लेकिन अगर ये कम है, इसकी कैपेबिलिटी इतनी थी, आपने इतना ही लोड कनेक्ट कर रखा है। सही बात है नहीं है? तो अगर बेटा अगर ये कम है तो आपके सिस्टम में क्या होगा? आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर लो हो जाएगा। अगर लो हो जाएगा तो मतलब आप सिस्टम को एफिशिएंटली तरीके से यूज में नहीं ले रहे हो। सही बात है नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। क्लियर है? देखो कभी कभी इससे एक चीज और पूछ लेता है। ठीक है, देखो भाई आप लोगों का याद है लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? ओके, लोड फैक्टर क्या था? तो लोड फैक्टर क्या था आप लोगों का? लोड फैक्टर था बेटा आपका एवरेज लोड था। सही बात है? डिवाइड बाय क्या था? पीक लोड था। याद है ना? ओके, और एक और किया था हम लोगों ने डिमांड। याद है? डिमांड फैक्टर क्या था बेटा वो? तो बेटा वो हमारा था कि आपका कनेक्टेड लोड, ओके, ऊपर तो था आपका पीक लोड और नीचे क्या था आपका? कनेक्टेड लोड। देखो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो पीक से पीक कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? ऊपर बचेगा एवरेज, नीचे बचेगा कनेक्टेड। एवरेज डिवाइड बाय कनेक्टेड क्या आ रहा है? यूटिलाइजेशन। तो क्या बेटा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल्स टू योर लोड फैक्टर मल्टीप्लाई विद योर डिमांड फैक्टर। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्या करना, याद रखना। वो कभी कभी क्या देता है कि किसी भी दो फैक्टर्स की वैल्यू दे देता है और क्या कर लेता है? आपसे तीसरे की पूछ लेता है। सही बात है नहीं है? तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है वो लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर के किसके बराबर होता है? मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर है? तो बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं जनरेटिंग स्टेशन में, आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, लोड फैक्टर मैंने बता चुका हूं आप लोगों को, डिमांड फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया है और डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया है। क्लियर है? मैंने इन सब के साथ में थोड़े थोड़े एग्जांपल के थ्रू भी मैंने इन लोगों को आपको समझाया है। वो मैंने इसलिए समझाया है, एग्जांपल को भी आप लोग इसलिए समझना ताकि आप उसके फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो सको और समझ सको कि कौन सा फैक्टर किस चीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सही बात है नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना।